नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब पिताजी गांव से लौटे तो उनके साथ वो खामोश सी लड़की थी, जिसे देखकर दिल में एक अजीब सा अपनापन पैदा हुआ था। वो कोई अजनबी नहीं थी, हमारी अपनी ही थी, हमारे पिताजी के दोस्त की बेटी अंजलि। उसके माँ बाप एक खौफनाक हादसे में जान से गए थे, इसलिए पिताजी उसे अपने साथ शहर ले आए थे कि कम से कम करीब के रिश्ते में कोई तो हो जो उसके सिर पर हाथ रखे। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो यूं लगा जैसे वक्त एक पल के लिए थम सा गया हो। उसके चेहरे पर वो खामोशी थी जो चीखों से ज्यादा आवाज करती थी। वो बोली कुछ नहीं, बस धीरे से नजरें झुकाकर घर की दहलीज पर कदम रखा। लेकिन उसका वो कदम जैसे हमारे घर के सुकून पर बिजली बनकर गिरा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, उनकी आंखें खून उगल रही थी और माथे पर बल थे, जैसे किसी ने उनका सब कुछ छीन लिया हो। इसे वापस छोड़ाओ या मुझे तलाक दे दो। माँ की आवाज ऐसी थी जैसे सदियों का कोई गुस्सा एक पल में बाहर निकल आया हो। घर का वातावरण कुछ पलों के लिए बदल गया हो। पिताजी ने कुछ ना कहा, बस एक ठंडी सांस ली और अंजलि का हाथ थामकर अंदर की तरफ बढ़ गए। माँ की आंखों से नफरत साफ झलक रही थी। वो उस लड़की को ना तो देखना चाहती थी और ना ही बर्दाश्त कर पा रही थी। मैं तुरंत अंजलि को अपने कमरे में ले गई और उसे बिठा दिया। वो बोली कुछ नहीं, बस बैठकर खाली नजरों से कमरों को देखती रही। मैं उसकी हालत समझ सकती थी। उसने माँ बाप को खो दिए थे और अब जिस घर में वो आई थी वहां उसके लिए जगह नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। लेकिन वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रही थी, जैसे हर दुख को अंदर ही अंदर निगलने की आदत हो उसे। उसी शाम घर दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ माँ और उनके दिल का टुकड़ा रोशन, और दूसरी तरफ पिताजी और मैं। रोशन ने माँ की बात मान ली। उसने अंजलि को कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे नजरें तक चुराने लगा। शायद वो माँ का लाडला था, या शायद उसने माँ की आंखों में छुपी नफरत को इतना गहरा महसूस किया कि वो खुद भी उसी रंग में रंग गया। मैं जानती थी रोशन का दिल नरम है, मगर माँ की मोहब्बत के सामने शायद हर हौसला छोटा पड़ जाता है। अंजलि को ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पिताजी ने हाल ही में कुछ रिनोवेशन करवाया था, मगर अभी सफाई बाकी थी। मैं रोज शाम को उसके पास बैठती, थोड़ी देर उससे बातें करती, मगर ज़्यादातर वक्त वो खामोश ही रहती। वो किसी से कुछ मांगती नहीं थी, कुछ कहती भी नहीं थी, जैसे दुनिया की हर उम्मीद उसके लिए दफन हो चुकी हो। उसके लिए माँ की तरफ से रूखा व्यवहार पिताजी के लिए भी नया नहीं था, मगर अब उसमें कुछ ऐसा जहर आ चुका था जो पहले कभी ना था। वो खामोश थी, मगर उनकी खामोशी भी चिल्लाती थी। मैंने कई बार उनकी आंखों में वो साए देखे जो इंसान को अंदर से खा जाते हैं। मैं हैरान थी कि आखिर वो इतनी नफरत क्यों कर रही है। वो तो एक बच्ची है, वो क्यों उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रही। इन सवालों के जवाब अब तक मेरे पास ना थे, मगर मुझे अंदाजा होने लगा था कि भूतकाल में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो माँ के इस हाल की जड़ है। उधर रोशन बदल गया था। वो जो कभी मेरा हंसी खुशी बातें करने वाला भाई था, अब हर वक्त चुपचाप रहता था। कभी कभार गुस्से से बातें करता और अक्सर माँ के सामने बैठा नजर आता। एक दिन जब अंजलि आंगन में पौधों को पानी दे रही थी, तभी रोशन वहीं से गुजरा। उनकी नजरें मिली और पल भर के लिए वक्त थम सा गया। रोशन की आंखों में हैरानी और आकर्षण दोनों थे, और अंजलि ने पहली बार नजरें झुकाने से पहले थोड़ी देर के लिए रोशन की तरफ देखा। मैंने कुछ तो महसूस किया, और मैं जान गई कि खामोशी में भी भावना पलती है। लेकिन माँ की आंखें कुछ भी छुपने नहीं देती थी। उन्हें जब रोशन और अंजलि की नजरें टकराने की जानकारी हुई तो वो इसी वजह से अंदर ही अंदर फट गई। उनके लिए ये सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि कोई पुराना जख्म थी जो वक्त के साथ साथ नासुर बन चुका था, और इस नासुर को अब वो ख़त्म करना चाहती थी। मैंने माँ को उस दिन आईने के सामने खुद से बातें करते सुना था। वो कह रही थी, अब मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी, लेकिन उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं अंदर ही अंदर डर गई। क्या ये वही माँ थी जो कभी हम पर जान न्यौछावर करती थी? पर अब उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भावना थी, वो था इंतकाम। उसी रात में छत पर बैठी थी,
ठंडी हवा के मजे ले रही थी, तभी नीचे से अंजलि की सिसकियों की आवाज़ आने लगी थी, जैसे वो किसी ख्वाब में रो रही हो। मैं जानती थी कि वो ख्वाब नहीं, हकीकत में रो रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इस घर में भी उससे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मगर एक बात मैं ज़रूर जानती थी, ये कहानी अभी शुरू हुई थी और मैं इस कहानी का वो किरदार बन चुकी थी जिसे हर दर्द महसूस करना था, हर मंजर को देखना था और हर सच जानकर भी चुप रहना था। ऊपर वाला फ्लोर जैसे किसी पुरानी भूली बसरी कब्र जैसा था। फर्श पर गर्द की मोटी चादर और खिड़कियां ऐसे बंद जैसे सालों से किसी ने खोली ना हो। जब पिताजी ने अंजलि को वहां ले जाकर कहा कि अब से यह तुम्हारा कमरा है, उसकी आंखों में वही खामोशी लौट आई जो उसके चेहरे से कभी जाती ही नहीं थी। उसमें ना शिकवा था ना सवाल, जैसे वो हर नाइंसाफी को तकदीर का फैसला मानकर कबूल कर चुकी हो। मैं अगले दिन सुबह ही उसके पास चली गई। झाड़ू, कपड़ा, पानी की बाल्टियाँ और पुरानी रद्दी कपड़े उठाकर हमने सफाई शुरू कर दी। वो खामोशी से काम कर रही थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की। शायद मैं जानती थी कि बांझ खामोशियाँ सिर्फ वक्त गुजरने से ही बोलने लगती है। कमरे का एक कोना सामान से बिखरा पड़ा था, जहाँ पर एक पुरानी अलमारी का फ्रेम झुका हुआ खड़ा था। उसके नीचे कुछ डब्बे और टूटे बोर्ड रखे थे। जब हमने उस जगह साफ करना शुरू किया है तो मेरा हाथ एक लकड़ी के बक्से से टकराया, जिस पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी और उसको जंग लगा हुआ ताला लगा हुआ था। वो बक्सा भारी था और उसकी मौजूदगी कुछ ऐसी थी जैसे वो बरसों से किसी राज की रखवाली कर रहा हो। मैंने धूल साफ की और बक्से को बाहर खींचा। अंजलि ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद उसे कुछ अंदाजा हो गया था या फिर वो मेरी बेचैनी को महसूस कर चुकी थी। मैंने उसे कुछ ना कहा। तौलिया लेकर ताले पर लपेटा और एक जोरदार पत्थर से प्रहार कर दिया। ताला खुलने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुराना दर्द चीख कर जाग उठा हो। बक्से का ढक्कन धीरे से उठाया और अंदर जो कुछ था उसे देखकर मैं दंग रह गई। वहाँ मुरझाए हुए गुलाब के फूल थे जो अब भूरे और काले हो चुके थे, जैसे मोहब्बत के जनाजे पर बिछाए गए हो। एक मखमली पंखुड़ी जो शायद कभी किसी दुल्हन के बालों में चमकी होगी। कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ जिनका रंग भी अब फीका पड़ चुका था। इन सब के बीच में एक कपड़े में लिपटी हुई डायरी रखी थी और कुछ पुराने लिफाफे जिन पर धुंधली स्याही से पत्तों के नाम लिखे थे। मैंने डायरी खोली और जैसे ही पन्ने को पलटा कुछ तस्वीरें नीचे गिरी। मैंने झुककर उन्हें उठाया। वो लम्हा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बर्फ रख दी हो। वो पिताजी के दोस्त की तस्वीरें थी, मेरी माँ के हाथों से संभाली गई। वो सीधी मगर साफ तस्वीरें जो इस बात का सबूत थी कि ये बक्सा बस किसी बेईमानी याद का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरी कहानी का दरवाज़ा था। मेरी सांस रुक गई। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ के दिल में कोई ऐसी याद, कोई ऐसा संबंध छुपा होगा जिसका हमें अंदाज़ा तक ना था। मैंने डायरी को हाथों में थाम कर खोला। पहला पन्ना जैसे किसी मोहब्बत भरी चीख की परछाई था। प्यारे किशन, तुम्हारे बगैर जिंदगी बेरंग लगती है। यह खत माँ ने पिताजी के दोस्त को लिखा था। उनके शब्द, उनकी सरलता और भावनाओं की कठिनाई ने मुझे जैसे जकड़ लिया था। मैं एक एक अक्षर को पढ़ती गई और हर पढ़ने के साथ एक नया पर्दा हटता गया। खतों में माँ ने अंकल से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो उन्हें चाहती थी, उनसे शादी की ख्वाहिश रखती थी, वो उनकी मौजूदगी में जीना चाहती थी। लेकिन अगले चंद खतों में बदलाव आ गया। चाचा के जवाबी खत उनके अंदाज में माफ़ीनामा थे, इनकार था। एक खत में साफ लिखा था, राधा तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अपनी बुआ की बेटी से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। बुआ की बेटी यानी अंजलि की माँ। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरे सामने तस्वीर पूरी होने लगी। माँ ने उस अंकल से यानी अंजलि के पिताजी से मोहब्बत की थी, लेकिन अंकल ने इनकार किया था। वो मोहब्बत जो पूरे वजूद को जला देती है वो रद्द हो गई, और रद्द होने के बाद जो बचता है वो या तो खामोशी होती है या फिर बदला। माँ ने खामोशी ओढ़ ली, मगर अंदर ही अंदर बदले ने जड़ पकड़ ली। यही वजह थी कि उन्होंने अंकल से संबंध तोड़ दिया। कभी उनके घर नहीं गई और उन्हें कभी अपने घर नहीं आने दिया।
अंजलि उनके लिए सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं थी, वो उस औरत की बेटी थी जिसने उनसे उनका इश्क छिना था। ये नफरत किसी एक दिन की नहीं थी, ये तो बरसों पुरानी चिंगारी थी जो अब जाकर शोला बनी थी। मैंने वो बक्सा बंद कर दिया और कमरे की खामोशी में कुछ देर के लिए बैठ गई। अंजलि ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद वो जानती थी या शायद वो भी समझ गई थी कि माँ का रवैया उसके साथ इतना निर्दयी क्यों है। उस दिन मैंने पहली बार उसकी आंखों में नमी देखी थी, जो शब्दों से नहीं बस खामोशी में गुम हो गई। वो फ्लोर, वो बक्सा, वो खत, सब कुछ बदल चुका था। माँ अब मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं रही थी, वो एक औरत बन चुकी थी जो किसी वक्त मोहब्बत में थी, फिर जख्मी हुई, फिर जहर बन गई। उस दिन के बाद मैं चुपके से उस बक्से का सामान अपने कमरे में ले आई। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर मेरे अंदर जैसे दरवाजे खुलते जा रहे थे। मैं अकेली थी, हाथों में डायरी, सामने बिखरे वो पुराने खत जो बरसों से वक्त की तह में दबकर किसी राज के समान डरे हुए थे। मैंने सांस रोकी और पढ़ना शुरू किया। पहला खत जैसे माँ की जवानी की धीमी धड़कती हुई धड़कन हो, शब्दों में मोहब्बत की खुशबू थी, ऐसी मासूमियत जो किसी नई लड़की ने पहली बार दिल की भावनाओं को कलम से बंद किया हो। किशन, जब तुम्हारी आंखें मुझे देखती है तब मुझे लगता है जैसे वक्त रुक जाता है। मुझे तुम्हारी खामोशी भी बोलती हुई लगती है। तुम्हारी खामोशी मेरे दिल की धड़कन जैसी है। ये माँ के शब्द थे, वो जो हमारे लिए हमेशा गुस्सैल, कड़क आवाज़ वाली माँ थी। यहाँ तो वो एक नरम दिल रखने वाली, ख्वाब देखने वाली लड़की थी, एक लड़की जो मोहब्बत में पागल थी। अगले खतों में भावनाओं की गहराई बढ़ गई। वो पल जो शायद कभी किसी को कहे बगैर ख़त्म हो गए थे, वो अब मेरी नज़रों के सामने खत के जरिए सांस लेने लगे थे। मैंने माँ के वजूद को एक नया रंग देते हुए देखा, मोहब्बत का रंग। वो किशन अंकल के लिए जीती थी, उनसे शादी का ख्वाब देखती थी, उसे अपने बच्चों का बाप बनाना चाहती थी। मैंने खत पढ़ते हुए एक नई नज़र से माँ को देखना शुरू किया। वो भावनाहीन औरत नहीं थी, वो कभी मोहब्बत की कैदी रह चुकी थी। वो किसी ख्वाब की सच्चाई के पीछे भागती लड़की थी जो शायद वक्त से हार गई थी। फिर एक खत में माँ ने लिखा, माँ मुझसे तुम्हारी बात कर रही थी, वो कहती है तुम और मैं बहुत अच्छा जोड़ा बनेंगे। मेरा दिल जैसे फूलों की तरह खिल उठा है। किशन, तुम कब बात करोगे? यहाँ मेरी पलकें भीग गई। माँ ने एक ज़माने में कैसी उम्मीद बांधी होगी, कैसे रातों को छत तले लेटकर चांद को देखते हुए उसका चेहरा सोच लिया होगा। लेकिन फिर एक खत जिसने सब कुछ बदल दिया। वो खत किशन अंकल का था। राधा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे बेहतर शायद ही कोई और हो, मगर मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। मैं तुम्हारी बुआ की बेटी राधिका को पसंद करता हूँ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगी। उस खत को पढ़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरे अंदर धमाका कर दिया हो। हर शब्द माँ के दिल पर चाकू की तरह लगा होगा। मोहब्बत जो हर रोज उसके दिल में बसती थी, जिसके ख्वाब उन्होंने अपनी तनाई में बुने थे, वो एक पल में किसी और की झोली में डाल दी गई। फिर अगले खतों में खामोशी थी और माँ के शब्दों में दर्द था, अपमान था और वो गंभीर था जो मोहब्बत से नफरत में बदलती है। तुमने मुझे रुसवा किया किशन, तुमने मेरी मोहब्बत का अपमान किया है। तुमने वो चुना जो मेरे सामने थी। तुमने मुझे मात दे दी और मैंने अपनी आत्मा की मौत देखी। माँ के हर शब्द से नफरत का जन्म हुआ, वो नफरत जो औरत की बेबसी से पैदा होती है और बरसों बाद किसी और की ज़िंदगी में जहर बनकर उतरी थी, अंजलि की ज़िंदगी में। मैं अब समझ चुकी थी और ये सच जानकर मेरे लिए माँ को समझना और उनकी नफरत को देखना और भी पेचीदा हो गया था, क्योंकि अब मैं जानती थी कि उनके अंदर जो जहर है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी गहरी चोट का नतीजा है। एक ऐसी चोट जो वक्त के साथ नासुर बनी और फिर उसकी जड़ों ने पूरे वजूद को लपेट में ले लिया। मैं देर तक बैठकर उन खतों को गोद में रखे खाली नज़रों से छत को देखती रही। दिल में एक दर्द सा उतर आया था। मैं सोचती रही कि अगर अंकल ने माँ को चुन लिया होता तो शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और होती।
शायद मोहब्बत की गोद में वो सुकून पाती। शायद अंजलि हमारे लिए सिर्फ अनाथ बहन ना होती, बल्कि मोहब्बत की निशानी होती। लेकिन ऐसा ना हुआ, और जो ना हुआ वही सब कुछ बर्बाद कर गया। घर अब वो घर नहीं रहा था जहाँ हंसी की आवाज़ें गूंजती थी या शाम की चाय के वक्त सब एक जगह बैठते थे। हर कमरे में खामोशी का बोझ सा था। दरो दीवार भी जैसे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। हर एक अकेला अपनी दुनिया में कैद था, मगर सबकी सांसों में एक ही कश्मकश खुली हुई थी। माँ का अंजलि के लिए रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। वो अंजलि से ऐसे बात करती जैसे वो कोई बोझ हो या कोई ऐसी धूर्त हो जो नापाक हो गई हो और घर की फिजा को गंदा कर रही हो। कभी उसे नाश्ता ना मिलता तो कभी उससे पूरे घर का काम करवाया जाता, और अक्सर यूँ ताना दिया जाता, अनाथ हो तो सिर झुका कर जियो, सिर उठाने की औकात ना रखो। लेकिन इस सब के बावजूद अंजलि के चेहरे पर एक खामोशी सी रोशनी थी। वो हर काम चुपचाप करती, किसी से ना लड़ती, ना कभी शिकवा करती। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी बोलती थी जो सुनने वाले को बेचैन कर देती। और शायद यही चीज़ थी जो रोशन को बेबस कर रही थी। रोशन जो शुरू में माँ की बातों में आकर अंजलि से दूर था, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर खींचने लगा था। मैंने उसे कई बार ऊपर के जीनों पर झांकते हुए देखा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द गले में फंस जाते थे। वो कभी कभी चुपचाप पानी का गिलास रखकर चला जाता, कभी किचन में उसके करीब आकर खामोशी से देखता, और कभी सिर्फ दूर से उसकी झुकी नज़रों को तकता रहता। अंजलि ने कभी आंख उठाकर रोशन को नहीं देखा था। शायद वो जानती थी कि कोई भी भाव, कोई भी नज़र उसके लिए खतरा बन सकती है। वो माँ की नफरत को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी और उसका सामना करने की ताकत उसमें ना थी। लेकिन रोशन की नज़रों में वो बेकरारी थी जो छुपाए ना छुपती थी। कभी कभी वो नीचे आकर बेवजह मुझसे अंजलि के बारे में सवाल करता, वो खाना खा चुकी है क्या, ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं। मैं सब समझती थी। वो अपना दिल हार चुका था। अंजलि की मासूमियत, उसका सादापन, उसकी आंखों की बेबसी ने रोशन के दिल में एक आग सी लगा दी थी। और ये वो मोहब्बत थी जो शब्दों की मोहताज ही नहीं थी। ये नज़र, खामोशी और भावना की कहानी थी। माँ को जब पहली बार शक हुआ था, वो दिन मुझे आज भी याद है। रोशन ऊपर कुछ सामान देने गया था और मैं नीचे किचन में थी। माँ दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उन्होंने रोशन को अंजलि को एक पुराना चम्मच देते हुए देखा था। कुछ भी खास नहीं था, एक आम सी बात थी, मगर माँ की आंखों ने उसमें कुछ और ही पढ़ लिया था, जैसे उनके दिल में एक छुपा जहर जाग गया हो। उस दिन के बाद माँ की नज़रें बदल गई। वो हर वक्त चौकन्ना रहने लगी। अंजलि के हर कदम पर उनकी नज़रें होती और रोशन के हर बहाने पर शक। उन्होंने बातों बातों में रोशन से कहना शुरू किया, तुम्हें भी तो एक दिन घर बसाना है, कोई अच्छी सी अमीर सी लड़की ढूंढूं तुम्हारे लिए। ये बात सुनते ही रोशन चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अब ये रोज़ होता था। माँ जब भी रोशन की शादी की बात निकालती थी, रोशन चुप हो जाता या कमरा छोड़कर चला जाता। मैंने माँ की आंखों में वो जहर देखा था जो सिर्फ दुश्मनी नहीं होता, वो जहर जो दिल के किसी ऐसे कोने में जन्म लेता है जहाँ कभी मोहब्बत बसी हो। अब उन्हें अंजलि की हर सांस खटकने लगी थी और रोशन की नज़रें उनके लिए ऐलान जंग बन गई थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रोशन ने अंजलि को छत से नीचे उतरने में मदद दी। उसने पल भर के लिए उसके हाथ को थामा था, सिर्फ सहारा देने के लिए। मगर माँ ने यह मंजर देख लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस अंदर चली गई। लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अंजलि और रोशन की एक खामोश मोहब्बत जो अभी सिर्फ नज़रों और एहसास की लेवल पर थी, माँ के लिए वो बेइज्जती बन चुकी थी जिसे वो दोबारा सहना नहीं चाहती थी। उनके दिल का जख्म अब नासुर बनकर फटने को था। मैं जानती थी कि अब जो होगा वो सिर्फ दिलों की जंग नहीं होगी, वो एक ऐसी जंग होगी जिसमें सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। ख्वाब, इज्जत, रिश्ते और शायद इंसानियत भी। रोशन ने जब माँ की आंखों में अंजलि के लिए बढ़ती नफरत को महसूस किया तो उसका दिल जैसे अंदर से चटकने लगा। वो जानता था
कि माँ की तबीयत बहुत सख्त है, मगर इस हद तक नफरत, इतना द्वेष, ये उसके कल्पना में भी नहीं था। अंजलि को लेकर माँ की जुबान में जहर घुलता जा रहा था और रोशन को हर पल लगने लगा कि वो किसी ऐसे मैदान में खड़ा है जहाँ अगर एक कदम गलत पड़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो कई रातें जागता रहा, छत पर बेवजह टहलता रहा और खुद से लड़ता रहा। उसके दिल में मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, मगर सामने दीवार माँ जात की थी, और माँ जात की दीवार एक बेटे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार होती है। माँ उसे बार बार याद दिलाती थी कि उसका रिश्ता एक बड़े व्यापारी की बेटी से तय करवा सकती है। वो चाहे तो उसके लिए पूरी दुनिया कदमों में ला सकती है, बस एक शर्त पर कि वो अंजलि से नजरें हटा ले। लेकिन रोशन अब वो नहीं रहा था जो सिर्फ माँ के इशारों पर चला करता था। अब वो एक मर्द था, एक आशिक जो दिल के हाथों मजबूर था। माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उससे जिससे मैं दिल से चाहता हूँ। पैसा, रुतबा, सब कुछ पल भर का होता है। मुझे सुकून चाहिए और वो मुझे अंजलि के साथ महसूस होता है। ये कहकर जब रोशन कमरे से निकला, माँ की आंखों में एक लाल रोशनी सी लहर आई। वो कुछ पल कुर्सी पर बैठी रही, फिर धीरे से उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। घर का माहौल अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने कई बार रोशन को कहा कि हालात संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मगर वो जान चुका था कि यहाँ हर दिन अंजलि के लिए तकलीफ का एक नया बाप लेकर आता है। आखिरकार उसने ट्रांसफ़र के लिए अपील दी और चंद ही हफ्तों में उसे दूसरे शहर ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिल गया। जब उसने माँ को बताया तो वो एक पल के लिए चौंकी, फिर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, शायद तुम्हें फासला ज़रूरी है, शायद दूर जाकर अकल आ जाएगी। रोशन ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा, लेकिन निकलने से पहले वो अंजलि को देखने आया। मैं भी वही थी। अंजलि दरवाजे के पास खड़ी, नजरें नीचे की खामोश खड़ी थी। रोशन ने उसके सामने कुछ ना कहा, सिर्फ एक कागज उसके हाथ में थमाया और आहिस्ता से बोला, वापस आऊँगा तुम्हारे लिए। फिर मुड़कर चला गया। अंजलि ने कागज को चुपचाप अपने दुपट्टे में छुपा लिया और बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। माँ ने खिड़की से सब कुछ देखा। वो खामोश थी, मगर उनके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो तूफान से पहले पेड़ों पर बैठे पंछियों की बेचैनी के समान होती है। अगले ही दिन से माँ ने खामोश जाल बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने नौकरों में से एक पुराने चौकीदार रामू को बुलाकर अलग कमरे में बात की। दरवाज़ा बंद था, अंदर की फुसफुसाहट बाहर ना आई। लेकिन जब वो बाहर निकला तब मैंने रामू की आंखों में डर की एक चमक देखी थी। मैं माँ के इरादों को समझने लगी थी। उनकी खामोशी, उनकी मुस्कुराहटें, उनका हर पल जैसे किसी गंभीर इरादों का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर मैं जानती थी कि वो अंजलि की मौजूदगी को सिर्फ नज़रअंदाज नहीं करना चाहती, वो उसे पूरे तरीके से मिटा देना चाहती थी। उन्होंने अंजलि पर किया जाने वाला जुल्म बढ़ा दिया। खाने पीने की कमी, कामों में जाती और कभी ख़त्म ना होने वाले ताने। मगर अंजलि अब भी वही थी, खामोश वाला हर एक वार, चुपचाप से बर्बाद होते हुए भी सहने वाली। उसके अंदर जैसे कोई तूफान कैद था, मगर वो उस तूफान को बाहर नहीं लाना चाहती थी। एक दिन मैंने माँ को अपने कमरे में एक सफ़ेद थैली में कुछ बोतलें रखते हुए देखा। मैंने झांक कर देखा तो अंदर नींद की गोलियां थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो पल ऐसा था जैसे किसी ने मेरे गले में आग भर दी हो। मैंने माँ से पूछने की हिम्मत नहीं की, बस पीछे हट गई। मैं जान चुकी थी रोशन के जाने के बाद माँ ने जो खामोशी ओढ़ी थी वो किसी तूफान का इशारा थी। अब उनका मकसद सिर्फ एक था, अंजलि को बदनाम करना, उसे रोशन के दिल से निकाल देना और इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर देना था। और ये सब कुछ सोचते हुए मैं सिर्फ एक ही सवाल के साथ जिंदा थी कि क्या मैं कुछ कर सकूंगी या एक और तबाही और बेबसी देखने पर मजबूर रहूंगी। वो रात अजीब हद तक खामोश थी। सारा घर जैसे किसी अंधेरे में लिपटा हुआ था। मैं अपने कमरे में थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल बेवजह धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने को है। दीवार की घड़ी की सुइयां हर पल चीख रही थी और हवा भी जैसे सिसकियां ले रही थी।
अचानक मुझे नीचे से कुछ आहट सुनाई दी। दबे पांव चलने की आवाज़, जैसे कोई बहुत निर्भर होकर कदम रख रहा हो। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और झांक कर नीचे का नज़ारा देखा। माँ किचन में थी। उनके हाथ में दूध का गिलास था और पास ही टेबल पर सफ़ेद रंग की छोटी सी बोतल रखी थी। वो बड़े आराम से बोतल से कुछ गोलियां निकालकर दूध में घोल रही थी। मैं दंग होकर खड़ी रह गई। बदन में सनसनाहट से दौड़ गई। गोलियां पूरी तरह से घुलने के बाद माँ ने गिलास को चादर में लपेटा, जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज छुपा रही हो। उनका चेहरा असाधारण हद तक संतुष्ट था, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम हालात में नजर नहीं आती। वो चमक सिर्फ तब आती है जब कोई अपना फैसला आखिरी हद तक ले जा चुका हो। मैंने कदम पीछे खींचे और छुपकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। मेरी नजरें माँ पर जमी थी। उन्होंने वो दूध का गिलास रामू चौकीदार के हवाले किया और धीरे से कहा, वक्त आ गया है, जो कहा था वो कर दे। रामू ने गिलास थामा, नजरें झुका ली और बगैर कुछ कहे ऊपर की तरफ चल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। मैं वही खंबे के पीछे छुपी खड़ी रही। सांस लेने की भी हिम्मत न थी। माँ पूरे संतुष्टि के साथ वहीं पर खड़ी थी, जैसे वो जानती हो कि अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है। और मेरा उस वक्त हाल कैसा था? मुझे लगा जैसे मेरे कदम जमीन में धंस गए हो। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और माँ के सामने जाकर खड़ी हुई। ये क्या कर रही हो माँ? तुम्हें भगवान की कसम है, ये जुल्म मत करो। वो बच्ची है, मासूम है, अनाथ है, उसके साथ ऐसा ना कर। माँ ने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी मौजूदगी उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हो। उनकी आंखों में एक ऐसी सर्दी थी कि मेरी रूह कांप गई। खामोश हो जाओ, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इसका होगा। उन्होंने मेरे कंधे को जोर से दबाया, इतनी जोर से कि मैं तकलीफ से पीछे हट गई। उनके हाथ का जोर, उनकी आवाज़ की काट और आंखों की दहशत, सब कुछ मेरे होशो आवाज़ छीनने के लिए काफ़ी था। मैं पीछे हट गई, सिर्फ एक नज़र ऊपर जीने की तरफ डाली। वहाँ रामू कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। मैं बेबस खड़ी रही, खुद को रोकने की कोशिश करती रही, मगर दिल में ये डर गहरा होता गया कि शायद सब कुछ मेरे हाथों से भी चला जाए। ऊपर वाले फ्लोर से कोई आवाज़ ना आई। सब कुछ रोज की तरह था। कुछ पलों के बाद रामू वापस नीचे आ गया। उसके हाथ खाली थे। उसने माँ की तरफ देखा और एक इशारा किया, जैसे बता रहा हो कि जो होना था वो हो चुका। माँ ने ठीक है में सिर हिलाया और फिर आहिस्ता कदमों से अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ मेरे बेचैनी पर बिजली बनकर गिरी। रामू, वो जो एक पतली कद काठी वाला झुकी कमर का मालिक, वो एक ऐसा चौकीदार जो सालों से हमारे घर में काम करता था, जिसे हमने कभी एक वफादार नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था, वो आज इस घर के सबसे भयानक किरदार में बदल चुका था। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया और मैं नीचे सीढ़ियों के साये में छुपी दीवार से चिपकी सांस रोके कांपती खड़ी रही। मेरे दिल की धड़कन जैसे अंदर ही अंदर चिल्लाती रही और मेरे अंदर की हर आवाज़ बेबस हो गई। कमरे के अंदर पूरी तरीके से खामोशी थी। कुछ पलों के बाद हल्की सी सिसकी सुनाई दी, फिर कुछ और तेज, और फिर जैसे कोई भयानक दरार मेरे बदन पर पड़ी हो। वो चीख थी अंजलि की। वो दर्द, वो चीख, वो डर मेरी हड्डियों में घुस गया। वो चीख किसी मासूम की चीख नहीं थी। वो चीख थी एक ऐसे बदन की जो इज्जत को लूटती हुई आखिरी सांसें ले रहा था। मेरी आंखें दरवाजे पर जम गई, मगर मेरे कदम जमीन में धंसे थे। मैं कुछ ना कर सकी, सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे, जो गर्दन से उतरते हुए मेरे जिस्म की बेबसी की गवाही बन गए। दिल अंदर ही अंदर चिल्लाता रहा, जुबान सिल चुकी थी और मन में सिर्फ एक विचार गूंजता रहा, काश मैं कुछ कर पाती। वक्त रेंगता रहा, ना जाने कितने पल, कितने घंटे गुजर गए। चीखों का जोश मध्यम होता गया, फिर पूरी तरीके से खामोशी छा गई। वो खामोशी जो किसी के मौत की गवाही देती है, या किसी ऐसी टूट फूट की जो शब्दों में बयां ना हो सके। फिर दरवाज़ा खुला, रामू बाहर निकला।
उसका चेहरा पसीने से तर था, सांस फूली हुई थी, आंखों में एक अजीब दहशत। वो बिना कुछ कहे, नज़र तक उठाए बगैर नीचे की तरफ पड़ गया। उसके कदमों की छाप मेरे दिल पर कयामत के नक्शे छोड़ गई। कुछ पलों के बाद माँ सामने से आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। उनके चेहरे पर एक काम पूरा होने की मुस्कुराहट थी, जैसे किसी जंग में वो कामयाब हो चुकी हो, जैसे किसी दुश्मन को जेर करके लौटी हो। वो दरवाजे के पास रुकी, उसे धीरे से खोला और अंदर दाखिल हो गई। मैंने खुद को घसीटते हुए सीने के किनारे तक खींचा। दरवाज़ा आधा खुला रह गया था। माँ अंदर गई और कमरे की मध्यम रोशनी में मैंने अंजलि को देखा। वो बिस्तर पर टेक लगाकर लेटी थी, चेहरा जर्द, आंखें नम हुई, होंठों पर खून की लकीर, चादर फैली हुई, बाल बिखरे और पूरे वजूद से बेबसी टपक रही थी। उसकी आंखें माँ पर जमी थी, नहीं जमी नहीं थी, ठहर गई थी वो नज़र। मैंने आज तक ऐसी नज़र किसी की नहीं देखी थी। वो ना सिर्फ दुख की थी, ना सिर्फ नफरत की। वो नज़र जैसे एक बेदर्द सवाल थी। क्यों? माँ उसके सामने खड़ी हुई और कुछ देर उसे यूं देखा जैसे अपने किए पर गर्व हो। फिर उनके होंठ हिले। मैंने सुना वो बस इतना ही कह रही थी, अब शायद सुकून आ जाए। अंजलि की आंखों से एक आंसू बहा। वो हिल भी ना सकी। शायद जिस्म में शक्ति ही बाकी ना रही थी, या शायद उसकी रूह अपने साथ सब कुछ ले चुकी थी। वो अब सिर्फ एक बेजान सांस थी, जिसको ज़मीन ने भी निकाला नहीं था। माँ बाहर निकल आई, दरवाज़ा बंद किया और नीचे की तरफ चल दी। उनके कदमों में ना कोई घबराहट थी, ना कोई शर्मिंदगी। वो ऐसे चल रही थी जैसे उन्होंने घर के किसी बेकीमती कचरे को ठिकाने लगा दिया। और मैं वहाँ बैठकर अपनी रूह के अंदर होती टूट फूट को सहती रही। मैं उस पल सिर्फ एक बहन या बेटी नहीं थी, मैं एक गवाह थी। एक ऐसी गवाह जिसे वो सब कुछ दिखाया गया था जो दुनिया में इंसानियत के नाम पर बाकी नहीं बचा हो। मेरी उंगलियां फर्श पर रगड़ती रही, जैसे खुद को सजा दे रही हो। मेरी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो मंजर आंखों की सतह पर खुरचता रहा। अंजलि की बेजान आंखें, उसकी खामोश चीख और माँ की सर्द मुस्कुराहट। उस रात मैं सोई नहीं, बस टूटती रही, पल हर पल। और वो सब कुछ जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो मेरे अंदर एक ऐसी निशान बन गया था जो शायद उम्र भर मेरी हड्डियों में बस जाएगा। मैं गवाह बनी थी, और गवाह बनना कभी भी माफ़ी का हकदार नहीं होता। सुबह का सूरज निकला, मगर उसकी रोशनी में वो चमक नहीं थी जो जिंदगी की नई उम्मीद लाती है। वो एक धुंधली सी रोशनी थी जो दीवारों पर गिरी तो यूं लगा जैसे हर ईंट अपनी जगह शर्मिंदा खड़ी हो। मैं सारी रात जागती रही थी, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सिर्फ वो मंजर जो बार बार पलकों पर किसी फिल्म की तरह दोहराता रहा। अंजलि की खामोश चीख, माँ की मुस्कुराहट और मेरी अपनी बेबसी। कमरे से हल्की हल्की आहटें आने लगी। मैं कान लगाकर सुनने लगी। फिर एक हल्की सी सिसकी, वो सिसकी मेरे अंदर खंजर बनकर उतर गई। मैं जान गई थी कि अंजलि को होश आ चुका है। मैंने हिम्मत करके जीने पर चढ़ना चाहा, मगर कदम ना उठ सके। दिल में एक ऐसी चट्टान आ गई थी जिसने जिस्म को जाम कर दिया। और फिर वो पल जब दरवाज़ा खुला और अंजलि लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। उसके पांव नंगे थे, चेहरे पर होश और दहशत दोनों की झलक थी, और आंखों में एक ऐसा खालीपन जिसे देखकर लगता था कि वो अब कभी भी जिंदगी की तरफ पलट कर नहीं देखेगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। वो दीवार को थामती कपकपाती हुई नीचे उतरी। चादर ढीली हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे। उसकी चाल में वो लचक थी जो सिर्फ टूटने के बाद रह जाती है। उसके कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़े और मेरी सांस जैसे एक पल के लिए थम गई। मैं पीछे रह गई, मगर नज़रों से एक एक लम्हा पीती रही। दरवाज़ा खुला और अंजलि ने अंदर कदम रखा। माँ चाय का कप हाथ में लेकर आराम कुर्सी पर ऐसी बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उन्होंने एक नज़र उठाई और अंजलि की ओर देखा। एक पल खामोशी के छा जाने से वक्त थम सा गया था। अंजलि की आवाज़ निकली, मगर वो हमेशा की तरह नहीं थी। एक बिखरी हुई, सांसों में लिपटी हुई फरियाद थी। मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? माँ ने चाय का एक घूंट लिया, फिर एक ताना मारा, ऐसा ताना जो किसी दरिंदे के पेट से निकला हो। उनके चेहरे पर बेरहमी की चमक थी और आंखों में जीत की चमक। तू और तेरा बाप इसी काबिल थे। ये बात जैसे पूरे वातावरण को चीर कर गई हो। अंजलि ने कांपती हुई आंखों से माँ को देखा, जैसे उस पल वो उनकी सूरत में अपना कातिल देख रही हो। फिर धीरे से पलटी, कुछ कदम पीछे ले, और जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, रुक गई। आसमान की तरफ हाथ उठाए और गरजते हुए आवाज में बोली, हे भगवान, जो मेरे अंतःकरण को कुचल के गए, मेरे उस मुजरिम को शिक्षा होने का वो निशान बना दे और उन्हें ऐसी सजा दे कि जमाना याद रखे। ये बद्दुआ नहीं थी, ये एक जली हुई और बिखरे हुए अंतःकरण की आखिरी प्रार्थना थी। और फिर वो दरवाजे से निकल गई, चुपचाप। ना कोई सामान, ना कोई चप्पल, ना कोई सहारा, सिर्फ एक वो सीधा सा वजूद जो अपने साथ सब कुछ छोड़ गई थी, और शायद अपनी जिंदगी का मकसद भी। मैं कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, कदमों को जमीन से हटाने की हिम्मत ही ना हुई। मैं चाहती थी कि दौड़कर जाऊं, अंजलि को रोक लूं, उसे सीने से लगाकर कहूं कि वो अकेले नहीं है, मैं हूं उसके साथ। मैं उसकी गवाही बनूंगी, उसकी आवाज़ बनूंगी। मगर नहीं, मैं कुछ ना कर सकी। माँ अब भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर वही सुकून था, जैसे कोई मिशन पूरा हो गया हो। उनकी नज़रें खिड़की के पार देख रही थी, जहाँ अंजलि गली के कच्चे रास्ते पर नंगे पांव चलती जा रही थी, धुंधली आंखों के साथ और बिखरे हुए बालों में। बाकी रात खामोशी में लिपटी हुई थी। मैंने एक बार फिर माँ की तरफ देखा और दिल में कांटे की तरह एक सवाल गड़ गया, क्या कोई माँ ऐसी भी हो सकती है? उस दिन सूरज खूब निकला, मगर मेरे अंदर एक अंधेरे ने जन्म लिया था। वो अंधेरा जो मेरी नज़रों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बहन या बेटी नहीं थी। मैं उस पल की गवाह थी जब किसी की इज्जत को कुचलकर विजयी होने का ऐलान किया गया, और गवाह बनना सबसे भारी सज़ा है। अंजलि के कदम जैसे उस घर की दहलीज से बाहर निकले, कुछ टूट गया, ना सिर्फ दीवारों के दरमियान, बल्कि उन रिश्तों की बुनियाद में जो पहले ही कमज़ोर हो चुके थे। दरवाज़ा देर तक खुला रहा। हवा ने कुछ पलों के लिए सारी फिजा को खाली कर दिया, जैसे किसी ने उस सांस लेते मकान से जान खींच ली हो। हर चीज़ खामोश हो गई, मगर उस खामोशी में बद्दुआ की एक एक कर गूंज बाकी रह गई थी। पिताजी नीचे के कमरे में थे। वो सब कुछ सुन चुके थे, देख भी चुके थे, मगर उनका चुप रहना वो सिर्फ बेबसी नहीं थी, शायद दिल के अंदर के तूफान को बाहर आने से रोकने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन जब उन्होंने अंजलि को इस हालत में घर से जाते देखा, नंगे पांव, बिखरे बालों में, बेइज्जती की धूल दिए, तो उनके सब्र का बांध टूट गया। माँ कमरे में बैठी थी, वही पुराने भोले भाले चेहरे पर भाव थे, जैसे उन्हें किसी भी निष्पाप पर किए हुए जुल्म पर किसी भी तरह की शर्म ना हो। मगर पिताजी की आंखों में वो फैसला था जो बरसों से दबाया जा रहा था। बस बहुत हो गया रीना, अब तुमने हद पार कर दी है। एक अनाथ बेसहारा बच्ची को इस हाल तक पहुंचाकर तुमने इंसानियत की आखिरी लकीर को भी मिटा दिया है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। माँ ने चौंक कर उन्हें देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। शायद वो सोच रही थी कि हमेशा की तरह पिताजी की ये बात भी सिर्फ एक धमकी होगी। लेकिन इस बार पिताजी ने खामोशी को फैसले में बदल दिया। उन्होंने तलाक का ऐलान किया। शब्द इतने सख्त और साफ थे कि दीवारों ने भी उन्हें सुन लिया। वो 3 शब्द माँ पर ऐसे गिरे जैसे किसी मुजरिम पर अदालत का फैसला गिरता हो। माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। वो कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर जैसे जमीन से जुड़ चुके थे। तुम ये नहीं कर सकते, वो चीखी, मगर पिताजी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वे सामान उठाने लगे, जैसे धीरे धीरे कई बरसों का बोझ उनके कंधों से उतार रहे हो।
और फिर बिना किसी और बात के दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। एक और रिश्ता अपने अंजाम को पहुंचा। माँ कुर्सी पर गिर गई, जैसे जान निकल गई हो। उनके हाथ सर पर गए और वो तड़प कर बोली, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरी आंखें, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं भागकर उनके पास पहुंची। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, आंखें जोर से बंद की और फिर खोली, मगर उनकी निगाह खाली थी, जैसे दुनिया उनसे छीन गई हो। वो बार बार पूछ रही थी, रोशनी कहाँ है, लाइट क्यों नहीं जल रही है। मैंने कांपते हाथों से उनके चेहरे को छुआ, उनकी आंखों को देखा। आंखें बिल्कुल ठीक थी, ना सुर्ख ना फुली हुई, मगर उनकी रोशनी गायब हो चुकी थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया। टेस्ट रिपोर्ट्स साफ थे, कोई शरीर में खराबी नहीं, कोई न्यूरोलॉजिकल बात नहीं, सब कुछ दुरुस्त। मगर वो देख नहीं पा रही थी। ये नर्वस सिस्टम के किसी कठिन चोट का नतीजा हो सकता है। ऐसी हालत में मरीज की दृष्टि चली जाती है, मगर आंखों में कोई नुकस नहीं होता, डॉक्टर ने कहा। मैं जान गई थी ये चोट सिर्फ शरीर की नहीं, ये चोट आत्मा की थी। वो बद्दुआ जो अंजलि ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर मांगी थी, वो पूरी हो चुकी थी। कर्मों के फल ने अपना पहला वार कर दिया था। मैं माँ को घर लेकर आई। अब वो हर पल डर में होती थी, हर आहट पर चौंक जाती थी, अंधेरे में हाथ मारती और बार बार एक ही बात दोहराती, मुझे बचा लो, मुझे अंजलि से माफ़ी मांगनी है, वो बहुत दूर नहीं चली गई होगी। मैं हर रोज़ उन्हें देखती, जो कभी घर की शहजादी थी, जो अपनी मर्जी की मालिक थी, आज एक बेबस अंधी औरत बन चुकी थी, जो 4 कदम भी किसी के सहारे के बगैर न चल सकती थी, जो दूसरों की जिंदगियों के फैसले करती थी। वो आज अपनी सांसों पर भी काबू नहीं रख पा रही थी, और इस बात के लिए मैं हैरान नहीं थी। दिल में किसी तरह की हमदर्दी भी नहीं थी, बस एक ठहरा हुआ दुख था, क्योंकि मैं जानती थी कि कर्मों का फल हमेशा लौट कर आता है, और जब वो आता है तो सिर्फ जिस्म नहीं तोड़ता, आत्मा को भी नंगा कर देता है। अंजलि को गए हुए 2 दिन बीत चुके थे, मगर घर में वक्त जैसे थम सा गया था। ना कोई बात, ना कोई हंसी, ना कोई हरकत, सब कुछ एक गहरे दुख में डूबा हुआ था। माँ दिन रात एक ही कोने में बैठे अंधेरे को घूरती रहती थी। उनकी आंखें रोशनी से खाली हो चुकी थी, मगर मन का अंधेरा शायद उससे भी ज़्यादा गहरा था। वो दिन चमकती धूप ले आया था, मगर दोपहर के वक्त अचानक एक चीख ने सारे घर को हिला दिया, अंजलि मुझे माफ़ कर दो। आवाज़ नीचे वाले सर्वेंट क्वार्टर से आ रही थी। मैं दौड़ती हुई नीचे पहुंची, और जो नज़ारा मैंने देखा उससे मेरी आत्मा को भी झिंझोड़ कर रख दिया। रामू, वही चौकीदार जो 2 रात पहले एक मासूम की इज्जत कुचल कर आया था, अब दीवारों से सिर टकरा रहा था। उसका सिर खून से, कपड़े मैले, जंगली आंखें और हाथों की उंगलियां मट्टी में गड़ी हुई थी। मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। वो मुझे देख रही है, हर तरफ वही है, हर तरफ अंजलि है। वो ज़मीन पर घिसट रहा था, कभी दीवारों से सिर मार रहा था, कभी हवा में हाथ उठाकर थप्पड़ खाने जैसी हरकतें कर रहा था, जैसे कोई गायब हाथ उसे मार रहा हो, किसी अदृश्य आत्मा ने उसे जकड़ कर रखा हो। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी स्तब्ध रह गई। मुझे यूँ लगा जैसे अंजलि की बद्दुआ हवा में तैरती हुई रामू की रगों में जहर बनकर उतर चुकी है। ऊपर माँ की चीख सुनाई दी, कौन है, कौन आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ऊपर पहुंची तो माँ अपने कमरे में वस्त्र में खड़ी थी, हवा में हाथ ऐसे घुमा रही थी जैसे किसी अनजाने अंधेरे से लड़ रही हो। उनकी आंखें खुली थी मगर खाली थी, उनके होंठ बार बार लड़ते थे। ये आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है, मुझे क्यों नहीं दिखता, कहाँ गई सब रोशनी। मैंने उनके कंधे को थामा, मगर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। तू भी उसकी तरफ है, अंजलि को ले जा और मुझे छोड़ दे। उस दिन मैंने देखा कि जुर्म सिर्फ जिस्म को नहीं, आत्मा को भी नोचता है। रामू पागल हो चुका था, और माँ वो आंखों की रोशनी खोकर अब अकल के दरवाजे पर भी दस्तक दे रही थी। ये बद्दुआ का अंजाम था, एक ऐसी पुकार का असर जो आसमान ने सुन लिया था और जमीन पर पीड़ा बनकर उतर आया था। रोशन की अचानक वापसी हुई थी, उसके कदमों की छाप जैसे पुराने जख्मों को छेड़ गई हो। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ,
तो घर के वातावरण में वो खामोशी थी जो आम नहीं होती। वो खामोशी जिसमें शब्द दफन होते हैं और सच चुपचाप आंखों के पीछे जलता है। क्या हुआ यहाँ? सब इतने खामोश क्यों हैं? माँ कहाँ है? रोशन की आवाज़ में परेशानी थी। मैंने उसे देखते ही अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन आंसुओं का बांध टूट गया। मैंने रोशन को एक तरफ ले जाकर सारी हकीकत बता दी। अंजलि पर गुजरे हुए वो पल, माँ की साजिश, नींद की गोलियाँ, रामू की दरिंदगी, अंजलि की बद्दुआ और फिर माँ की आंखों की रोशनी का चिन्ह। रोशन सुनता रहा। उसके चेहरे के रंग बदलते रहे, आंखों में हैरानी, फिर दर्द, आखिर में एक ऐसी बात जो खून से करीब थी। वो एकदम उठा, मुट्ठियाँ बांधी और सीधा नीचे की तरफ दौड़ा। कहाँ है वो कुत्ता? उसके हलक से गुस्से में लिपटा हुआ चढ़ाई करने निकला। मैं पीछे भागी। रामू कमरे के कोने में दीवार को सिर टिकाए बैठा हुआ था, किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। न माँ के सूखे ओठ और कपड़ों से बदबू महक रही थी। रोशन ने दोनों हाथों से उसे झंझोड़ दिया। बोल, ये तुमने किया? बोल नमक हराम। मगर रामू जैसे पत्थर बन चुका था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। अंजलि, मुझे माफ कर दो, वो आ रही है, वो देख रही है। रोशन ने उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। उस वक्त रोशन के हाथ रामू के ऊपर उठ गए। उसने पीछे हटकर एक गहरी सांस ली, जैसे उसे मारकर भी सुकून ना मिला हो। वो पलटा और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भीग चुकी थी। वो बोला, मैंने अंजलि को उस वक्त अकेला छोड़ा जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर रोशन माँ के कमरे में गया, जहाँ माँ एक कोने में अकेली बैठी थी, आंखें बंद किए, बार बार दोहरा रही थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, सब अंधेरा है, अंजलि मुझे माफ़ कर दो। रोशन ने उन्हें एक पल को देखा और फिर रुख मोड़ लिया। उसकी आंखों में माँ के लिए वो मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी जो कभी उसे माँ का लाडला बनाती थी। वो अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक मुजरिम भाई था जो अपनी खामोशी की सज़ा हर पल अपने सीने पर महसूस कर रहा था। रोशन ने उस दिन के बाद सुकून का एक पल भी अपने लिए ठीक नहीं समझा और वो अंजलि की तलाश में निकल पड़ा, जैसे उसकी आत्मा का सुकून उसी एक चेहरे के दीदार से मिल रहा हो। शहर के हर कोने, हर मंदिर, हर अनाथ आश्रम और हर औरतों की हॉस्टल में उसने अंजलि को ढूंढा और आखिरकार वो उसे एक छोटे से लड़कियों के हॉस्टल में मिली, खामोश पुतले की तरह मगर जिंदा। अंजलि ने रोशन को देखा तो उसकी आंखों में पल भर के लिए माँ जी का चेहरा लौट आया। वो धीरे से पीछे हटी, जैसे वो तकलीफ भरी यादों से खुद को बचाना चाहती हो, मगर रोशन उसके कदमों में झुक गया। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, अपनी मोहब्बत का, तुम्हारी खामोशी का। माफ़ कर दो अंजलि, तुम्हें इज्जत के साथ वापस ले जाने आया हूँ, सिर्फ तब अगर तुम दिल से चाहो। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोश रही, मगर उसकी खामोशी में इलाज था। उसने रोशन को माफ़ किया और शादी के लिए तैयार हो गई। रोशन उसे अपने साथ ले आया। शादी के बाद इज्जत और सम्मान के साथ, जैसे वो कोई खोया हुआ ताज वापस ले आया हो। घर में जब वो लौटे तो माँ एक कोने में संकुचित हुई बैठी अच्छी थी। उनकी आंखें अब सिर्फ खालीपन थी। चेहरे पर वो गुरूर ना था जो एक वक्त में हर चीज़ को रौंदने को तैयार था। वो अब पूरे तरीके से पागल हो चुकी थी, लेकिन एक चीज़ जो उनके अंदर बाकी थी वो पछतावा था। वो बार बार अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाती और कहती, अंजलि मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं हार गई, तू जीत गई। उनकी आवाज़ में वो हार थी जो सिर्फ बुरे कर्म से ही मिलती है। अंजलि कभी उनके सामने नहीं आई, लेकिन माँ हर वक्त उसके साये से लिपटकर माफ़ी मांगती रहती थी। उनकी दुनिया में अब सिर्फ अंजलि रह गई थी, वो भी एक शराब की सूरत, और मैं खामोश तमाशाई बनी रही। मैंने उस घर में मोहब्बत को जीतते, नफ़रत को मरते, बद्दुआ को असर करते और इंसाफ को पूरा होते देखा। मैंने देखा कि जुल्म कितना ही गहरा हो, वक्त उसका हिसाब ज़रूर लेता है। मैं गवाह बनी उस जख्म की, उस दुआ की और उस वक्त की जो बिखरी अंजलि के लिए रोशनी बनकर लौटा हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।